हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं कुंदन कुमार आज आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ हिंदी का जो गोधली होता है क्लास 10th का हिंदी, उसका पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या है क्या नहीं है, और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों के साथ क्लियर करूंगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से आग्रह और अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और उन्हें बताएं कि यहाँ पे क्लास 10th की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। ठीक है, और जो भी प्यारे साथियों इस चैनल पे नए आए हैं, जो कि हमारे लिए न्यू गेस्ट हैं, वो बस एक सब्सक्राइब और एक लाइक देकर मेरा मनोबल को एक नई दिशा की राह दिखाएं। बाद बाकी मैं आप सभी लोगों से विनती और आभार करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अंत तक देखने के बाद हमें पढ़ाने का यह तरीका, समझाने का यह तरीका आप सभी लोगों को कैसा लगता है, ये कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं अपनी सेशन को यानी अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था लेखक परिचय में, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था लेखक परिचय में, जिसमें बताया था कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनका जन्म बता दिया था, मृत्यु बता दिया था, बाबूजी के नाम बता दिया था, मम्मी के नाम बताया था, उनकी जो यह मतलब क्या है शिक्षा बता दिया था, उनकी भाषा बता दिया था, वो जो कृतियाँ की यानी उनके पास जो भी कृतियाँ हैं, ये सारे के सारी चीज़ें मैंने आपको उनके बारे में कहने का मतलब हर चीज़ मैंने आपको किताब के अनुसार बता दिया था। बशर्ते आज मैं आप सभी लोगों को लेकर आया हूँ पाठ की ओर। ठीक है, ये है गोधली क्लास 10th गोधली, और ये फर्स्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर ही है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। समझिएगा, श्रम विभाजन यानी श्रम यानी मजदूर, विभाजन यानी अलग करना, और जाति यानी किसी भी लोग एक जात से आते हैं यानी कास्ट से आते हैं, यानी उनका एक पुश्तैनी जात होता है। ठीक है, और वो उनके जात में एक प्रथा चलती आ रही है। समझ में आया कि ना? जैसे यादव जात का है तो उनके यहाँ ये प्रथा है कि उनके दरवाजे पे एक भैंस या दूध आने का कुछ न कुछ जानवर रहेगा। जैसे शर्मा जात का है तो उनके दरवाजे पे ये पूर्वजों से होता हुआ आ रहा है कि उनके यहाँ लोहा पीटने का काम किया जाता है, उनके यहाँ चाकू, हथौड़े, पिलास, कैंची ये सब बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये शर्मा जाति के लिए। मान के चलिए कि यदि ठाकुर जाति हैं तो उनके यहाँ जाकर आप देखिएगा कि प्रतिदिन बाल कटवाने के लिए ये लोग वहाँ पे उनके यहाँ जाते हैं। तो ये उनको खानदानी यानी उनके पूर्वजों से ही ये प्रथा चलती हुई आ रही है। तो यही कहने का मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका मतलब हम समझते हैं, इसका लाभ हानि, जातिवाद के पोषकों को क्या कहना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहना है, तो ये सब पे मैं चर्चा करता हूँ। क्या करता हूँ? चर्चा करता हूँ। ठीक, तो देखिएगा, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई और लगभग सब सही हैं, लेकिन कुछ इनका भी कहना है। कहानी अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि देखिएगा, ये हैं जातिवाद के पोषक, ये जो हैं जातिवाद के पोषक है कुछ लोग, 2, 3, 5, 10, और ये भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक, तो पाठ में बताया गया है कि जातिवाद है क्या, जाति प्रथा है क्या, जाति प्रथा है क्या। क्वेश्चन भी आ सकता है कि जाति प्रथा क्या है।
जाति प्रथा क्या है? तो किसी भी कार्य को, यानी किसी भी कार्य को जाति के अनुसार या कर देना जाति प्रथा कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई नाई है तो उसका जाति नाई है, लेकिन उसके यहाँ किस कार्य को लेकर प्रथा चलती हुई आ रही है? बाल काटने को। कोई ग्वाला है तो उसके यहाँ दूध उत्पादन करने के कार्य पूर्वजों से होता हुआ आ रहा है, तो ये जाति प्रथा है। ये क्या है? जाति प्रथा। समझ में आया कि ना, कि जाति प्रथा वैसे चीज होती हैं जो कि उनके जात के पूर्वजों से होते हुए आ रहा है, न कि नया पे हुआ हो। समझ रहे हैं ना? जाति प्रथा वैसी चीज है जो कि उनके जात के पूर्वजों से होते हुए आ रहा हो, ना कि नया पे हुआ हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये जाति प्रथा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जाति प्रथा कहलाएगा। अब आता है श्रम विभाजन। जैसे जातिवाद के कुछ पोषकों को कहना है कि देखिए श्रम विभाजन। अब जातिवाद तो हो गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते कि चलो ठीक है, जातिवाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जाति प्रथा भी कर लो। तुम ये है वो है, नीच जात है ऊंच जात है, तुम क्या बोलता है उसको, आलतू फालतू अलान फलान जो भी कुछ बोला जाता है। जैसे देखिएगा, यानी ये सब क्या हुआ? ये सब की प्रथा क्या हुआ? जाति प्रथा हुआ। जैसे मान के चलिए कि मैं ये कास्ट का हूँ, आप वो कास्ट का है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वो कास्ट का है, तो ये सब क्या हुआ? एक तरह का क्या हुआ? जाति प्रथा। तो ये भीमराव जी बोलते हैं, यानी डॉक्टर बाबा साहब बोलते हैं कि ठीक, आप सभी लोग जाति प्रथा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रम को विभाजन मत कीजिए, इनका कहना। लेकिन इनके कुछ पोषकों, यानी जातिवाद के पोषकों को कुछ कहना है कि देखिए, यदि जात के आधार पे हम श्रम को नहीं बांटते हैं, काम को नहीं बांटते हैं, तो हमारे समाज में तरक्की नहीं हो। जैसे मान के चलिए कि लोहार यानी शर्मा जात के हैं, तो उन्हें मैं यह काम ना दे दूं कि आप बढ़ई वाला काम कीजिएगा, आप जो भी हैं औजार बनाने का काम कीजिएगा, ये मैं काम उनको नहीं फिक्स कर दूं, तो कौन करेगा भाई? यदि कोई है नाई जाति का है, ठाकुर जाति का है, तो वो उन्हें बाल काटने की कार्य नहीं सौंपा जाए तो आखिर करेगा कौन? कोई पंडित जात का है, उसे पूजा पाठ कराने का कार्य नहीं सौंपा जाए तो करेगा कौन? देखते हैं ना जी, कोई मोची जात का होता है, वो क्या करता है, गाय या कोई जानवर मरता है तो जाता है उसके खाल लाकर अपनी बाजार में बेचता है, तो ये फिक्स रहता है। तो जातिवाद के पोषकों को यह कहना है कि जात के आधार पे काम करना सही है, क्योंकि इससे गांव में तरक्की होती है, यानी अच्छा से विकास होता है। लेकिन इनका मानना यह नहीं है कि अब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ठाकुर परिवार में जन्म ले लिया और उसे मन बाल काटने का नहीं है, बाल काटने में उसे मन नहीं लगता है, उसे मन लगता है पढ़ाने में, तो क्या वो टीचर नहीं बन सकता है? बताइए। कोई पासवान जाति में पैदा हो गया, ठीक, और उसे मन अपने जात की काम करने में नहीं लग रहा है, यानी उसके जो प्रथा का काम है उसके करने में मन नहीं लग रहा है, तो क्या वो अदर काम नहीं कर सकता है? तो पोषकों को कहना है कि अदर काम नहीं करेगा, लेकिन इनका मानना है कि नहीं, यदि अलग काम नहीं करेगा, अपने मन पसंद का काम नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? जो आप प्रेशर के साथ, जातिवाद के पोषक आप प्रेशर के साथ कार्य को करवाइएगा, वो काम किस भाव से होगा? टालू भाव से होगा। क्या होगा? टालू भाव से होगा। अब देखते हैं कि टालू भाव आखिर होता है क्या? टालू भाव समझिएगा ध्यान से। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे पढ़ाने में मन लगता है, लेकिन वही काम
कोई मेरे ऊपर दबाव के साथ बोलेगा कि नहीं आप जाओ खेत में हल चला कर आओ, तो मुझसे वो काम नहीं होगा। दबाव मुझ पे पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, जरूर काम भी करूंगा, लेकिन टालू भाव से करूंगा। यानी करूंगा, मन नहीं कर रहा है छोड़ दूंगा, करूंगा, मन नहीं कर रहा है छोड़ दूंगा, यानी टालू भाव से वो काम करूंगा। समझ में आया कि ना। और ये भी बताते हैं कि टालू भाव का काम आर्थिक रूप से, आर्थिक पहलू से क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है। आर्थिक पहलू से क्या है, टालू भाव वाला काम हानिकारक होता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति दिल लगाकर काम नहीं करेगा, मन लगाकर काम नहीं करेगा, तो क्या वो अच्छा अर्निंग कर पाएगा, अच्छा सही तरीके से पैसा कमा पाएगा? नहीं। जब तक कि कोई व्यक्ति अपने काम में 100% नहीं देगा, तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ में आया कि ना। तो वो टालू भाव से करे पाएगा, और जब टालू भाव से काम करेगा तो क्या काम जो करवाएंगे वो पैसा सही तरीके से दे पाएंगे, सही ढंग से दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि काम का ही पैसा मिलता है। समझ में आता है कि कहावत है, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम। समझ में आया कि ना। तो श्रम विभाजन से टालू भाव से कर, श्रम विभाजन की वजह से टालू भाव से काम होगा। जब टालू भाव होगा तो आर्थिक रूप से, यानी आर्थिक पहलू से क्या होगा, हानिकारक होगा। अब कुछ लोग गर्भ में ही तय कर देते हैं कि नहीं ये बच्चा पैदा होगा तो इसका कार्य ये रहेगा। जैसे नाई के परिवार में ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि ये बच्चा पैदा होगा तो ये बाल काटने का काम करेगा। मोची जात में ये तय किया जाता है कि नहीं ये चमड़ा का ही काम करेगा। तो ये भी एक गलत है, क्योंकि वह बच्चा अभी तक आया नहीं और आप गर्भ में ही उसको काम तय कर देते हैं। तो बताइए क्या स्वतंत्रता उसे मिली हमारे देश में? नहीं मिली। स्वतंत्र कहने का मतलब हर एक चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये पूरा पाठ का घुमा फिरा कर कहने का मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये सब बिल्कुल मत, समाज के लिए हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहना है, लेकिन कुछ पोषकों को कहना है कि नहीं ये हानिकारक नहीं है, ये लाभदायक है। क्योंकि जब तक हम नहीं कहेंगे, तब तक सुनिश्चित काम नहीं करेंगे, तो करेगा कौन? अब मान के चलिए कि कोई सफाई कर्मी है रोड वाला, तो उसको काम सुनिश्चित नहीं करे कि आपको डेली सवेरे रोड पे, सड़क पे झाड़ू मारना है, तो आखिर मारेगा कौन? कुछ जगह इनका भी सही बात सेट करता है ना जी, लेकिन उतना इनका सेट नहीं करता है जितना इनका करता है। समझ में आ गई ना। कि अब मान के चलिए कि प्रेशराइज के साथ आप किसी से काम करवाते हैं तो वो टालू भाव से करेगा। टालू भाव से करेगा तो वो उसका पैसा अच्छा अर्निंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि बढ़िया काम करेगा ही नहीं, तो बढ़िया पैसा मिलेगा कहाँ से? समझ में आएगी ना। तो ये सब अब आता है लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा, तो किताब में लोकतंत्र की परिभाषा बताया गया है कि वैसा जगह जहाँ पे लोग की हर चीज की आज़ादी हो, यानी लोग अपने मन से किसी भी अपने ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति को चुनाव कर सके, यानी चुन सके। तो ये लोकतंत्र की परिभाषा होती है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि गोडली, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश मैंने आपको बता दिया। ये भीमराव अंबेडकर जी हैं और इधर कुछ जातिवाद के पोषक हैं। ठीक। और ये बताते हैं कि जाति प्रथा बहुत खराब है, बात सही है, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं भाई सही है। ये बोलते हैं श्रम विभाजन भी खराब है, ये बोलते हैं कि नहीं श्रम विभाजन सही है, क्योंकि नहीं बांटेंगे तो क्या काम कर पाएगा। अब बोलते हैं कि काम यदि सही से नहीं कर पाएगा तो टालू भाव से करने लगेगा, यदि प्रेशर के साथ करवाइएगा। उसके बाद बताते हैं कि यदि प्रेशर के साथ करेगा, टालू भाव से करेगा, तो क्या वो आर्थिक पहलू से भी हानिकारक होगा। उसके बाद गर्भ में ही तय हो जाना, लोकतंत्र की परिभाषा। तो ये सब में बताया गया है। मैं
या क्लास लेकर आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आशा 100% उम्मीद करता हूँ कि यदि मेरी बात को आप गौरपूर्वक सुन लिए होंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जाकर देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कराया, लेकिन इसी में हर क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। पूरा किताब आप पढ़िए, मैंने पूरा किताब को पढ़कर सिर्फ इतना निकाला है, इसके पीछे कुछ न कुछ राज। जाकर आप देखिएगा, समझिएगा। बाद बाकी मिलता हूँ ऐसे अगले वीडियो में। इसका मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत जल्द करवा दूंगा। ओके, बाय।